नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं हमारी फौज के बहादुर जवानों के शौर्य की तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको हिंदुस्तान की फौज पर, हमारे जवानों की बहादुरी पर गर्व होगा। आज हमारे जवानों ने सरहद पर पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का करारा और माकूल जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। पूरे देश में कल दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन हमारे जवानों ने आज सरहद पर दिवाली मनाई। हमारे जवानों ने पाकिस्तान को हिंदुस्तानी बमों की ताकत का एहसास करा दिया। इस एक्शन में पाकिस्तान के 8 सैनिक मारे गए हैं और बाकी फौजी बंकर छोड़कर भाग गए। बोफोर्स गन के गोलों ने पाकिस्तानी फौज की 12 पोस्ट को इस कदर तबाह किया कि उन चौकियों को दोबारा बना पाना पाकिस्तानी सेना के लिए आसान नहीं होगा। और अगर बना भी लिया तो पाकिस्तान के फौजियों को मौत की गूंज रोज दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने आज मौत को करीब से देखा। हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से फेंके गए गोलों का अचूक निशाना आज उन्होंने देखा। पाकिस्तान के फौजियों को मालूम हो गया, अगर इस बार किस्मत से बच गए तो अगली बार हिमाकत की, फिर से शरारत की तो नामो निशान नहीं बचेगा। मैं आपको पाकिस्तान की फौज के बर्बादी की तस्वीरें दिखाता हूं। ये उरी सेक्टर की तस्वीर है। पहाड़ की चोटी पर पाकिस्तानी फौज की पोस्ट दिखाई दे रही है। इस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। फिर एक गोला गिरा, पाकिस्तानी पोस्ट के परखच्चे उड़ गए। इसकी ईंटें और इसके पत्थर हवा में उड़ते दिखाई दिए। पाकिस्तान के फौजी बदहवास होकर भागते दिखाई दिए। और तभी आपको दूसरा गोला गिरता दिखाई देगा, जिसने बचे कुचे स्ट्रक्चर को भी उड़ा दिया। इसके बाद तीसरा बम पहाड़ की चोटी के पास गिरा। ये उस रास्ते को तबाह करने के लिए था जिसके जरिए इस बंकर तक पहुंचने का मार्ग बनाया गया था। पाकिस्तान के फौजियों को इस तरह की बमबारी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना करारा जवाब मिलेगा। हमारे जवानों ने इसी तरह की शौर्य गाथा तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की फौज की छाती पर लिख दी। पाकिस्तान के सैनिकों को सिर पर मौत नाचती नजर आई। खौफ का एहसास हुआ। मौत से 2-2 हाथ हुए। तंगधार में पाकिस्तान की पोस्ट ऊंचाई पर है। इसका फायदा पाकिस्तान के सैनिक लगातार उठाते हैं, कभी भी फायरिंग कर देते हैं। आज हमारे जांबाज सैनिकों ने सारा का सारा हिसाब एक बार में बराबर कर दिया। आज जब पाकिस्तान ने अपनी चौकी से फायरिंग की तो इंडियन आर्मी ने सोच लिया, बस बहुत हो गया, अब इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना है, पोस्ट को तबाह करना है। और इसके बाद पाकिस्तानी पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी से हमला हुआ। एक के बाद एक कई गोलों की बरसात कर दी गई। पहला गोला इस पोस्ट पर गिरा, जिससे उसकी छत तबाह हो गई। इसके बाद दूसरा बम आया और पूरी पोस्ट तबाह हो गई। ये प्रिसिजन बम थे जो एग्जैक्ट टारगेट पर हमला करते हैं। इसीलिए आपको इस पोस्ट के पास 2 पाकिस्तानी सैनिक दिखाई देंगे। जब हमारी फौज की तरफ से फेंका गया पहला बम पाकिस्तानी चौकी पर गिरा तो पाकिस्तान के फौजियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक था। पहला सैनिक तो थोड़ा आगे आ गया, लेकिन दूसरा सैनिक खुद को नहीं बचा पाया। लेकिन इसके तुरंत बाद भारतीय सेना की तरफ से एक और बम इस पोस्ट पर दागा गया और दूसरे सैनिक की जान भी चली गई। चूंकि पाकिस्तान की फौज अपनी 4 चौकियों से हमारे 8 इलाकों को निशाना बना रही थी, इसलिए इनका इलाज करना जरूरी था, जवाब देना जरूरी था। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा फायरिंग केरन सेक्टर में होती है। पाकिस्तानी फौज इसी इलाके में घुसपैठ के लिए आतंकवादियों को कवर फायर देती है। इस चक्कर में भी कई बार फायरिंग की जाती है। लेकिन आज हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। केरन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो पोस्ट बनाई गई है वो काफी बड़ी है और काफी इंपॉर्टेंट है। इस इलाके में पाकिस्तानी फौज की पोस्ट के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर भी तैयार किए गए हैं, जो आतंकवादियों को रुकने यानी उनके लॉन्च पैड के तैयार पर इस्तेमाल होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस के पास पूरी जानकारी है, लेकिन आज आखिरी दिन था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारी फौज ने पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों की पनाहगार बनी इस पोस्ट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। वीडियो तो सिर्फ इस पोस्ट के तबाह होने का है,
लेकिन मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट के साथ साथ इससे बगल में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे भी प्रिसिजन बम के तहत उसकी मदद से पूरी तरह तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया गया। अगली तस्वीर भी केरन सेक्टर की है। पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का वायलेशन किया गया उसके जवाब में हमारी फौज की तरफ से बम बरसाए गए। कुछ बम पाकिस्तानी पोस्ट पर गिरे, कुछ इस पोस्ट तक जाने वाले रास्तों पर। लेकिन भारत की तरफ से की गई इस बमबारी से यह साफ हो गया कि अब यह पोस्ट दोबारा नहीं बन सकेगी, क्योंकि भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी चौकी को तबाह किया बल्कि उसके आसपास के इलाके को भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। तो गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया। रिपीट आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर था। बारामूला सेक्टर में तो भारत की बहादुर फौज ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जिससे पाकिस्तान की फौज जिंदगी भर नहीं भूल सकती। सर्दी का मौसम है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने इस पोस्ट पर बड़ी मात्रा में गोला बारूद के साथ दूसरे जरूरी सामान भी स्टोर किए हुए हैं। क्योंकि बर्फबारी की वजह से सप्लाई लाइन कट जाती है, इसलिए कई महीनों का गोला बारूद और फ्यूल यहां स्टोर करके रखा गया था। लेकिन आज इंडियन फौज ने एक झटके में सब तबाह कर दिया और आग की लपटों पर, आसमान के छूते धुएं पर जब नजर गई तो लगा कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। इस तरह का काला धुआं तभी उठता है जब या तो फ्यूल जले या फिर केमिकल। बॉर्डर पर बनी पोस्ट में केमिकल का तो कोई काम नहीं होता, लेकिन जो फ्यूल, जो तेल कुछ महीने तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को सपोर्ट देने के लिए रखा गया था उसे बर्बाद कर दिया गया है और साथ ही इसकी चपेट में आने से पोस्ट में मौजूद पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। भारतीय सेना का यह पूरा एक्शन अभी भी जारी है। इस समय पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन जो कि पुंछ के ठीक सामने से लेकर गुरेज के सामने के पूरे इलाके में इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशंस जो कि आतंकियों की मदद कर रही थी, सीज फायर वायलेशन कर रही थी और एसएसजी कमांडो आतंकियों के साथ मिलकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इन सभी 12 की 12 फॉरवर्ड लोकेशंस को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि करीबन 25 ऐसी और फॉरवर्ड लोकेशंस हैं जिस पर लगातार कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये घुसपैठ की आड़ में सिविल एरियाज को टारगेट करते हुए सीज फायर वायलेशन कर रहे थे। खास तौर पे पुंछ के ठीक सामने और उरी सेक्टर के दूसरी तरफ जो मुजफ्फराबाद एक्सिस है वहां पर चेलाबंडी, दूधनियाल, गढ़ी हबीबुल्ला, आलियाबाद, ये वो लॉन्चिंग पैड्स और टेरर कैंप से जहां पर टारगेटेड फायर कर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट जो कि 5 पीओके ब्रिगेड के अंदर आती है उसको तबाह किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी फौज तो अपने आप हमला नहीं करती, तो पाकिस्तान ने ऐसी क्या हरकत कर दी जिसकी वजह से हमारी फौज को इस तरह का हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। असल में आज पाकिस्तान ने अचानक सीज फायर का वायलेशन किया, बिना किसी वजह, बिना किसी कारण पाकिस्तान की आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मोर्टार दागे, फिर गोले फेंके। अचानक इस हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इसलिए पाकिस्तान की इस कायरा हरकत का करारा जवाब देना जरूरी है और फिर जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान की आर्मी इसे हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान की इस हरकत पर नाराजगी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने हमारी पोस्ट के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी बम फेंके, आम लोगों, मासूम लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की गोलाबारी में 6 सिविलियंस की मौत हो गई है। हैरानी की बात यह कि आज पाकिस्तान की तरफ से अचानक एक साथ कम से कम 8 जगहों पर फायरिंग की गई। एक साथ 8 जगहों पर सीज फायर वायलेशन किया गया। जिन इलाकों में पाकिस्तानी फौज ने गोला बारूद दागा उनमें मेंढर, गुरेज, केरन, उड़ी, नौगाम, शौजिया, तंगधार और हाजीपुरा सेक्टर शामिल है। हमारी आर्मी पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने के लिए तैयार थी। हमेशा की तरह पाकिस्तान की एक हरकत को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। गोला कहां से आ रहा है, किस जगह छुपकर पाकिस्तान के सैनिक फायरिंग कर रहे हैं,
एक एक स्पॉट को बड़े साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया और जिस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी हो रही थी उस वक्त हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। पाकिस्तान को लगा होगा कि भारत की फौज अचानक हुए हमले से घबरा गई है, तैयार नहीं है, इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे करीब 2 घंटे तक कश्मीर की वैली में पाकिस्तान के गोले गूंजते रहे, धुएं के गुबार उठते रहे। पाकिस्तान की तरफ से हेवी आर्टिलरी से फायरिंग की गई थी, मोर्टार शेलिंग की गई और बड़ी तोपों से गोले बरसाने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। उस वक्त लोकल लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग खेती में लगे हुए थे, कुछ जंगल में लकड़ी और घास काटने गए थे। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई, लोग जान बचाने के लिए घरों की तरफ भागे। इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरह महिलाएं और छोटे बच्चे भाग रहे हैं। शीलिंग आज सुबह 10 बजे से दोबारा शुरू हुई है, जिससे हमारे गांव औरनबुआ में बहुत नुकसान हो गया। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर भी लोगों को बंकर दिए जाएं कि यार ये यहाँ से जो ये बहु फोर्स है ये यहाँ से किसी साइड में किया जाए ताकि गांव वालों का जीना हराम ना हो जाए। लोग भाग चुके हैं गांव छोड़कर जख्मी होने के डर से। हमारे गांव के जंगल में भी गोले पड़े पाकिस्तान के आकर। साउथिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बैठे हुए खाना खाने अभी तो बैठे हुए थे, तब तक गोला आया उनसे तो भागने लगे तो वो छिड़ी अंदर आ गई। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद का कहना है कि इस साल सीज फायर वायलेशन की घटनाएं बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कश्मीर वैली में आतंकवादियों का बड़ी संख्या में मारे जाना है। घाटी में बहुत कम आतंकवादी बचे हैं, उनके ज्यादातर कमांडर्स मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज नए आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रही। नतीजा ये कि कश्मीर में आतंकी हमलों की वारदात पहले से बहुत कम हो गई है। इससे निराश पाकिस्तानी फौज अपनी हताशा एलओसी पर दिखाती है और युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन किया जाता है। सिविलियंस पर बम बरसाए जाते हैं। पाकिस्तान ने इस नवंबर महीने में करीबन 130 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन किया है। पिछले महीने 394 बार और इस साल में कुल मिला के 452 बार सीज फायर वायलेशन की आड़ में पाकिस्तान घुसपैठ करवा चुका है। यहां तक कि आज के इस पूरे ऑपरेशन में करीबन 6 से ज्यादा सिविलियंस बुरी तरीके से घायल हुए और इसमें भारतीय गांव के करीबन 6 से 7 सिविलियंस की इसमें मौत हुई। भारतीय सेना के 3 जवान इसमें शहीद हुए और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर राकेश डोवाल भी केरन सेक्टर में शहीद हुए। खासतौर पे इस पूरे ऑपरेशंस में मेंढर, पुंछ, उसके अलावा कश्मीर के इलाके में उरी, रामपुर, तंगधार, गुरेज और केरन, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है और सिविल एरियाज को टारगेट अपनी आर्टिलरी गन्स के द्वारा कर रहा है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि 5 POK ब्रिगेड, जिसका मेन हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है, दरअसल उसी के कहने पर इस पूरे एरिया में मौसम बदलने से पहले करीबन 300 आतंकी जो इस समय कश्मीर के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ हैं और करीबन 200 के लगभग जो जम्मू के रीजन में हैं, उनको घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ यानी भारत में पाकिस्तान परस्त आतंकियों का सफाया लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। ना तो उनके पास पैसा है और ना ही हथियार है और यही डेस्परेशन की वजह से वो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है। बेगुनाह कश्मीरियों का, मासूम बच्चों का जब खून बहेगा तो हिंदुस्तानी फौज इसे कैसे बर्दाश्त करेगी। इसीलिए हमारे जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, अच्छा सबक सिखाया। पाकिस्तानी फौज ने तो हमारे सैनिकों पर, हमारे नागरिकों पर छुपकर गोले बरसाए थे। खेतों में काम कर रहे आम लोगों को, मासूम बच्चों को निशाना बनाया था। लेकिन हमारी फौज ने सीना ठोककर पाकिस्तानी आर्मी को एक एक पोस्ट को निशाना बनाया। किसी पाकिस्तानी नागरिक को, किसी शहरी पर बम नहीं बरसाए, प्रिसिजन बम का इस्तेमाल किया, टारगेट पर बम बरसाए। इसीलिए ये तस्वीरें
आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। और जितनी बार भी पाकिस्तान के फौजी इन तस्वीरों को देखेंगे तो हमारे बहादुर जवानों के शौर्य से उनके पैर कांपेंगे, क्योंकि भारत का मैसेज बिल्कुल साफ है। भारत के प्रधानमंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आज हमारी फौज ने यह करके दिखाया। पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब देने के बाद हमारे जाबाज जवानों ने देश के लोगों को हैप्पी दिवाली कहा, दिवाली की मुबारकबाद दी और यह संदेश दिया कि हर हिंदुस्तानी बेफिक्र होकर सोए, क्योंकि भारतीय फौजी उनकी हिफाजत के लिए सीमा पर खड़े हैं। हमारे जवानों ने दिन में पाकिस्तान के बंकर को नष्ट करके दिवाली मनाई और शाम को कुपवाड़ा में दिए जलाकर छोटी दिवाली का जश्न जमकर मनाया। 100 से ज्यादा जवानों ने पहले दिए जलाए, हैप्पी दिवाली और इंडियन आर्मी लिखा और फिर इसके बाद हाथों में मशाल थामकर दिवाली की शानदार तस्वीर पेश की। इस तस्वीर के 2 संदेश हैं। पहला तो यह कि त्योहार पर भले ही वो परिवार वालों से दूर हैं, लेकिन वो जानते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। और दूसरा यह कि जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जवानों की बहादुरी को पूरा देश सलाम करता है। पूरा देश अपने जाबाज जवानों के साथ खड़ा है और इसका सबूत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर कल फिर से जवानों के साथ होंगे। वो देश के रक्षकों के साथ, बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त पूरा देश दिवाली की तैयारी कर रहा है और देशवासियों ने दिवाली के मौके पर उन जवानों को याद रखना चाहिए जो बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हैं। कल हर परिवार को एक दिया इन बहादुर जवानों के लिए जलाना चाहिए। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच दिवाली के दिन खड़ा होता है तो सैनिक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत को महसूस करते हैं। इसका असर क्या होता है, यह देश ने लगातार देखा है। सेना पहले भी पराक्रमी थी, सेना की वीरता पहले भी कम नहीं थी, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त को बदल दिया है। हमारी फौज पाकिस्तान को सबक सिखाती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, पाकिस्तान के बंकर उड़ाती है, घर में घुसकर मारती है और छुपाती नहीं, सीना ठोक कर देश को बताती है हां हमने एक्शन किया और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो आगे भी ऐसा ही करेंगे। अब सवाल यह कि पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों है, इतना परेशान क्यों है कि बार बार मार खाने के बाद भी सीजफायर वायलेशन की हिमाकत करता है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि पाकिस्तानी फौज पिछले कई महीनों से इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, घुसपैठ नहीं कर पा रही। हैवी फायरिंग की आड़ में जब भी घुसपैठियों को हमारी सरहद में घुसाने की कोशिश की गई, उसे हमारी फौज ने बार बार नाकाम कर दिया। इस बार दिवाली के मौके पर पाकिस्तान ने जमकर फायरिंग की और उसके जवाब ने पाकिस्तान को चौंका दिया। इमरान खान कई दिन से इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है। जब से पाकिस्तान इस बात पर एक्सपोज हुआ है कि उसने पुलवामा पर हमला करवाया, उसके पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने इस बात को एडमिट किया, उसके बाद से पाकिस्तान की फौज बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। और आज जो हरकत सीमा पर दिखाई दी उसकी वजह यह भी है।
तीसरी बात यह कि पाकिस्तान को लगता था कि चीन के साथ भारत का टकराव बढ़ेगा तो वो उसका फायदा उठाएगा, लेकिन अब इस बात के आसार बन रहे हैं कि चीन की फौज पीछे हटने को तैयार है। भारत की फौज चोटियों पर डोमिनेटिंग पोजीशन में है और भारत की डिप्लोमेसी की इस कामयाबी ने पाकिस्तान को और फ्रस्ट्रेट कर दिया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बार बार यह भूल जाता है कि ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाला इंडिया है। जब भी पाकिस्तान भारत पर गोली बरसाएगा तो भारत उसे घर में घुसकर गोली मारेगा। मुझे लता जी का गाया और प्रदीप का लिखा वो गीत याद आ गया, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। इसीलिए दिवाली के मौके पर हम एक दिया अपने सैनिकों के लिए जलाएं, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे सैनिक हमारी और आपकी हिफाजत के लिए दिवाली के मौके पर अपने परिवारों से दूर सरहद पर खड़े हैं। सरहद पर सैनिकों की जाबाजी की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अयोध्या की ऐतिहासिक दिवाली की तस्वीरें, लेकिन इससे पहले 500 साल के बाद आज अयोध्या को एक बार फिर पुरानी भव्यता देने की कोशिश की गई। आज अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार मौजूद थी। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद ये पहली दीपावली, राम जन्मभूमि पर 500 साल के बाद दिवाली का जश्न हुआ। 28 साल के बाद टेंट से बाहर स्थायी मंदिर में रामलला की पूजा हुई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उसको बड़ा बनाने में, ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरफ रोशनी, हर तरफ दीपों की जगमगाहट, हर तरफ उल्लास, हर तरफ खुशी। अयोध्या को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सरयू के तट पर 5,84,000 दिए जलाए गए। सरयू के 24 घाटों पर चारों तरफ दीप जगमगा रहे हैं। एक साथ जगमग करते इन दीपों को देखकर ऐसा लगा कि मानो आसमान के तारे अयोध्या की धरती पर उतर। दूर तक जहां भी नजर गई उठते हुए दिए दिखाई दिए, रोशनी दिखाई दी। की पैड़ी पर दीप खास पैटर्न से जलाए गए हैं। इसके लिए जमीन पर पहले से राम मंदिर मॉडल, पुष्पक विमान, राम सीता लक्ष्मण की तस्वीरें बनाई। तस्वीरों पर दीपों को सजाया गया है। ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे दीपों को तस्वीर उभर आई हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब से अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा शुरू की है, दियों की संख्या हर साल पहले से ज्यादा होती है। पिछले साल राम की पैड़ी पर 4.5 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार दीपों की संख्या 1 लाख ज्यादा है। आज अयोध्या में 5,84,000 दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या के कोने कोने को सजाया गया है। घाटों से लेकर नदियों तक गलियां, सड़कें सब रोशनी से सजी हुई हैं। अयोध्या के मठ, मंदिर, आश्रम, घर, बाजार, दुकान सब राममय हैं। वैसा ही वातावरण है जैसा 500 साल पहले भगवान राम के 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे तब सजाया गया था। अयोध्या में मौजूद हमारे संवाददाता कहते हैं कि इस वक्त पूरा शहर अलौकिक नजर आ रहा है। अयोध्या में जगह जगह सड़कों पर स्वागत गेट बनाए गए हैं जिन्हें रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दीपोत्सव के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। इस बार दीपोत्सव के लिए अभूतपूर्व इंतजाम भी किए गए हैं। भले ही 5,84,000 दिए जलाए गए हों, लेकिन कोरोना की वजह से अयोध्या में भक्तों की संख्या सीमित रखी गई। ज्यादा लोगों को वहां आने से रोका गया। जिस वक्त सरयू के घाटों पर दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसी वक्त राम की पैड़ी के किनारे बने मंदिरों की दीवारों पर लेजर शो के जरिए पूरी रामचरितमानस दिखाई गई। इस बार सरयू के किनारे होने वाली आतिशबाजी नहीं हुई, इसकी जगह लेजर शो के जरिए वर्चुअल आतिशबाजी दिखाई गई। आज वाकई में अयोध्या में की गई रौनक, अयोध्या की भव्यता देखने लायक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कई मंत्रियों के साथ राम की पैड़ी पर भव्य आरती करने। अयोध्या में दिवाली का कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो गया था। सुबह 10 बजे भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के मंदिर में दीपदान किया। इसके बाद सरयू के तट पर भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ। सरयू के किनारे भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की धरती पर उतरे।
इसके बाद राम कथा पार्क में भगवान राम का राज्याभिषेक किया। योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। अयोध्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की अब परिकल्पना है अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी नगरी के रूप में प्रस्तुत करना है। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या वासियों ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, याद रखना, राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। राम के कार्य में तो न्याय ही न्याय है, इसलिए अन्याय के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अयोध्या को अयोध्या की पहचान तो मिलनी ही चाहिए, और उस पहचान को दिलाने के लिए ही आज प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने अयोध्या को वैदिक सिटी बनाने के लिए संतों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने अयोध्या की छवि विवादित जगह बना दी थी, इसे डिस्प्यूटेड लैंड बना दिया था, अयोध्या को बदनाम कर दिया था। लेकिन अब अयोध्या बदल रही है। पहले लोग अयोध्या आने से कतराते थे, लेकिन अब लोग अयोध्या आने की कामना करते हैं। अयोध्या को कैसे हम इस रूप में विकसित कर सकते हैं, एक वैदिक रामायण सिटी के रूप में। उस प्रकार का आचार, उस प्रकार का विचार, उस प्रकार का शोध, उस प्रकार के आविष्कार, उस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था, उस प्रकार के गुरुकुल की परंपरा, उस प्रकार की यहाँ की एक एक कार्य में उस प्रकार की झलक देखने को मिले। अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बहुत देर हुई है, आपने बहुत सहा है, बहुत अन्याय सहा है, बहुत अपमान भी सहा है। अयोध्या आने में लोग संकोच करते थे, और एक समय तो ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो जैसे कोई गाली दे रहा हो। जब पहले दीपोत्सव की बात सामने आई तो मेरा मंत्रिमंडल खुश था, लेकिन अधिकारीगण बोलते थे अयोध्या, अरे मैं तब तक अयोध्या 2-3 बार होके आ चुका था। लोगों को लगा कि क्या सरकार अयोध्या में जाएगी। अरे हमने कहा क्यों नहीं जानी चाहिए हमें अयोध्या में। और आज आप देख रहे होंगे हर एक अयोध्या आने को उत्सुक है। पूरा देश, पूरी दुनिया अयोध्या आने को उत्सुक है। आप ये मान करके चलेंगे कि अयोध्या वैश्विक स्तर पर फिर से प्रभु राम के समय की उस पहचान को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने में हम सब सफल हो पाएंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की तस्वीर तो बदल दी है। अब योगी कहते हैं कि प्रभु राम अयोध्या की तकदीर भी बदलेंगे। जो तस्वीरें दिखाई दी वो मन को प्रसन्न करने वाली है। अयोध्या में सरयू के घाट हों, घाट के किनारे पर बुने पुराने मंदिर हों, मकान हों, अयोध्या की सड़कें हों, पुराने मठ, मंदिर, सब कुछ बदल गया है। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब भगवान राम टेंट में नहीं है। पहले करोड़ों भक्त रामलला के दर्शन करने तो पहुंचते थे, लेकिन अयोध्या की यात्रा तकलीफों से भरी होती थी। अब जो बदलाव हुआ उसमें अयोध्या की यात्रा एक तरह की टूर की यात्रा होगी। अच्छे होटल होंगे, रामलला के भव्य दर्शन होंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और अयोध्या सुंदर होने के साथ साथ शांत भी होगी। ये काम पुरानी सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि इस तरह काम के लिए, इस तरह के बदलाव के लिए आस्था के साथ साथ एक संकल्प और नई सोच का होना जरूरी है। और ये बातें नरेंद्र मोदी में हैं और ये बातें योगी आदित्यनाथ में हैं। मोदी नई तरह से सोचते हैं, और आजकल मोदी का फोकस इस बात पर भी है कि कोरोना को कैसे काबू में रखा जाए। वो लोगों से रोज अपील करते हैं कि घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो,
जब निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दिवाली मनाएं, उत्सव मनाएं, लेकिन कोरोना से बचें। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे लगता है कि अब कोरोना लोगों के पास नहीं आ रहा, लोग खुद कोरोना को लेने उसके करीब जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है ये फिगर्स डराने वाली है। आपको जानकर दुख होगा कि दिल्ली शहर में कोरोना के नए केसेस की संख्या पूरे महाराष्ट्र के केसेस की संख्या से दोगुनी है, डबल है। 24 घंटों में दिल्ली में 7,500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों में 106 लोगों की मौत हो गई है। इतनी मौतें तो उस वक्त नहीं हुई थी जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था, जब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ रहे हैं और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही, लोगों की बेफिक्री बढ़ रही है। जरा सोचिए, अयोध्या में दीपोत्सव इतना बड़ा समारोह हुआ, उसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, आम लोग वहां नहीं पहुंचे। करोड़ों भक्तों ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भगवान राम के दर्शन किए। लेकिन दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में ऐसी भीड़ जुट रही है जैसे कोरोना कभी था ही नहीं, कोई डर नहीं है। भीड़ होने से दुकानदार खुश हैं, सामान पर मिल रहे डिस्काउंट से कस्टमर खुश हैं, लेकिन मार्केट में लगी भीड़ से कोरोना वायरस अपना शिकंजा कसेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। लोग मास्क लेकर आते हैं लेकिन ठीक से पहनते नहीं। किसी ने मास्क गले में लटकाया हुआ है, किसी ने जेब में रखा हुआ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट की हैं। मार्केट में दीपावली की शॉपिंग करने वालों की भीड़ है, बेखौफ भीड़। किसी से पूछ लीजिए मास्क क्यों नहीं पहना, बता देगा खो गया या कहेगा जेब में है। और कोई कोई तो पलटकर ये पूछ लेगा कोरोना है कहां, क्यों डर रहे हो, क्यों डरा रहे हो। डरो मत, डर के आगे जीत है। तो कोई एक्सपर्ट बन जाएगा और कहेगा मैं खुद हॉस्पिटल में काम करता हूं, कोरोना वोरोना कुछ है नहीं, सब बेकार की बात है। मैम, आप बच्चों को लेकर मार्केट में आए हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि कोरोना चल रहा है? कोरोना है कहाँ सर? क्या तो फिर आप मास्क तो पहना है ना, आपको डर नहीं कोरोना से? कोरोना से डर नहीं, हम हॉस्पिटल में हूँ सफदरजंग में। हाँ। कोई कोरोना नहीं, डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो इतने भीड़ लग रहा है कि इतने महामारी फैली है, ये सब भीड़े होता है ये हॉस्पिटल में सफदरजंग में कि कोई कोरोना के डर नहीं है। लेकिन आपको भी डर नहीं है, बच्चों के लिए डर नहीं है? अरे बच्चों के लिए तो है ही, हम लोग तो अपना डर के से अपना जी रहे हैं। जिंदगी भर है कोरोना में हम लोग ड्यूटी किए हैं। कोई इसमें नहीं है। नहीं लग रहा है डर? आदत हो गई जी अब तो। लेकिन आपको बचना तो है ना इससे? हाँ, हमारी तो बचना है। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल लगता है, पर क्या करें, बच्चों को लेके जिद कहते हैं तो आना पड़ता है ना। अपनी सेफ्टी तो है, बच्चों की भी तो सेफ्टी इम्पोर्टेंट। बच्चों के, पर बच्चे नहीं मानते ना। तो आप क्यों नहीं मानते? आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है क्या? तो फिर सामान भी तो लेना है। पहन रहा हूँ। क्यों नहीं पहना? कुछ खा रहा इसलिए। इतनी दिन में कोरोना आपको संक्रमित कर जाए तो क्या करेंगे? अरे नहीं, इसमें पहन रहा था, मुझे सामान ले जाता, इसने खा रहा था कुछ। एक बात आपने गौर की होगी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के पास मास्क तो हैं लेकिन वो ठीक से लगाते नहीं। लोग ठीक से मास्क लगाएं, इसके लिए भी पुलिस लगानी पड़ रही है। पुलिस बड़ी संख्या में लोगों के चालान काट रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। आपका चालान क्यों कटा है अभी? मास्क हटाने से। अच्छा, एक बताइए कि मैं भी आज सुबह से देख रहा हूँ कि लोग मास्क को सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। ये लापरवाही लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मास्क पहना नहीं था, मैंने पहन रखा था, मैंने 1 सेकंड के लिए हटाया था बस। आपको मतलब सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको डर नहीं लगता इतनी भीड़ वाली मार्केट में कि आपको अगर बाई चांस कुछ कोई संक्रमण ना हो जाए? आपका नाम क्या है? कपिल। दिल्ली के बहुत सारे बाजारों की तस्वीरें मेरे पास में है, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि सारी आपको दिखाएं। लेकिन देश के कुछ और शहरों का हाल दिखा देता हूं। यही हाल है लखनऊ के अमीनाबाद में, तो इतनी भीड़ है कि पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस भी करे तो क्या करे? पुलिस वाले कह रहे हैं जब किसी को सुनना नहीं तो समझा बुझा कर क्या करेंगे।
किस किस से सख्ती करेंगे? लोगों से पूछेंगे तो ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे, सुनकर हंसी आ जाएगी और चिंता भी होगी। भैया मास्क कहाँ है आपका? अरे हराई क्या है भैया? छोटा बच्चा आपके साथ है, बच्चे के लिए हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक है। अरे भूल गए हैं भैया। आप आपने नहीं लगा रखा है? कार में छूट गया, क्या करे? कार इतना दूर खड़ा है कि क्या करे, पैदल आते आते हालत डाउन हो गया। मास्क आपका 50 किलो का है? कार यहाँ से 100 किलोमीटर। मास्क 50 किलो का है कि उसको लेकर नहीं चला जा सकता? नहीं चला जा। एक बार हम भूल गए ना, कार यहाँ से 3 किलोमीटर पहले हम कार पार्किंग किए हैं। हमने कार मेरी कार के अंदर खड़ी होगी, मेरी कार भी पीछे खड़ी है। तो वही कह रहे भूल गए, पार्किंग यहाँ व्यवस्था करवाइए एकदम जो है। पार्किंग का व्यवस्था करवाइए। कोरोना खत्म हो गया? कोरोना खत्म हो गया है। चुनाव जब तक था तब तक कोरोना था। जय जनसत्ता जय रघुराज। भीड़ भोपाल में भी है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने भोपाल के बाजारों में लोगों से बात की कि भाई क्यों खतरा मोल ले रहे हो, मास्क क्यों नहीं लगाते? तो एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्रत के दिन मास्क नहीं पहनते। बहन जी आप क्यों नहीं लगाए हैं? मैं व्रत हूँ इसलिए नहीं लगा। व्रत में क्यों नहीं लगाते? ये किसने कहा व्रत में नहीं लगाते? गुरुवार के व्रत में नहीं लगाते हैं। ये किसने कहा व्रत में नहीं लगाते हैं? अरे भैया हो गया, गलती हो गई। आइंदा लगाएंगे। हाँ। मास्क क्यों नहीं लगाया? खुश हो रहे हो? मास्क रखा है जेब में हमारे। जेब में कहाँ रखा, दिखाइए। रखा है। तो आप क्या करते हैं यहाँ? दुकान पे काम। दुकान में मतलब जो लोग आपको खरीदने आएंगे सामान, उनको भी कोरोना दोगे आप? नहीं, गाय के लिए देंगे। तो आप मास्क नहीं लगाए हो, संक्रमण फैलता है। कोरोना खत्म हो चुका है। ये किसने कहा कोरोना खत्म हो गया? यहाँ है ही नहीं बाजार के अंदर। आप पूरी फैमिली के साथ यार, आप मास्क नहीं लगाए? रखा हुआ मैंने, अभी हटाया है। आपको मालूम है बच्चों को हो सकता है कोरोना, पूरे दूसरों को हो सकता है। सब उसके लिए माफी चाहता हूँ बहुत बहुत, आगे से विशेष ध्यान रखूंगा। 4 यार मौतें हो रही है भोपाल में। मैडम आपको तो ध्यान रखना चाहिए, महिला घर को संभालती है, आप मास्क नहीं लगाए, बच्चे छोटे छोटे हैं आपके साथ। जल्दी जल्दी में भूल ही आए घर पर। जल्दी जल्दी में घर पे ही भूल ही आए। जल्दी जल्दी में भूला है जी। मास्क नहीं लगाए? मास्क से सर पर आगे से लगाएंगे, अभी मार्केट में भीड़ भाड़ इतनी हो रही थी इसलिए नहीं लगाया। छोटा बच्चा है मैम, मालूम है? बच्चा नहीं लगा रहा ना सर, बच्चे को लगा रहा है, लेकिन आप नहीं लगाओगे तो सोचिए संक्रमण फैल सकता है, कोरोना का शिकार हो जाए। लोग बहाना बनाकर कैमरे से बच सकते हैं, हंसकर टाल सकते हैं, लेकिन ये बात मजाक की नहीं है, हंसी में टालने वाली नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। जो फिगर्स आई हैं अमेरिका से या इटली से या फ्रांस से या इंग्लैंड से, वो सारी बताते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह से फिर लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना दस्तक दे रहा है, लोगों की जान ले रहा है। इसलिए सावधान रहिए। अगर मुसीबत से बचना चाहते हैं, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। कोरोना ने दुनिया का बहुत नुकसान किया है, लेकिन कम से कम एक काम हुआ है, पूरी दुनिया में आयुर्वेद का नाम हुआ है। कोरोना से बचने के लोगों ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया और आज इसको याद करने के लिए इससे ज़रूरी है कि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस यानी धनवंतरी का जन्मदिन। धनवंतरी देवताओं के वैद्य थे, आयुर्वेद के प्रवर्तक। हमारे देश में धनतेरस हजारों साल से मनाया जाता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने इसमें नई सोच डाल दी। उन्होंने याद दिलाया कि ये आयुर्वेद से जुड़ा दिन है, इसलिए धनतेरस को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इसके बहाने पूरी दुनिया में आयुर्वेद को पहचान दिलाने की मुहिम शुरू की। आज मोदी ने कहा कि जो लोग पहले आयुर्वेद की हंसी उड़ाते थे, आज वो लोग काढ़ा पी रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में भारत के पारंपरिक ज्ञान की पहचान करवा दी है, आयुर्वेद के महत्व को समझा दिया है। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपरिक विद्या कितनी कारगर है। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूध और काढ़ा जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर उपाय बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी घनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संभली हुई स्थिति में है, तो उसमें
हमारी इस परंपरा की भी अहम भूमिका रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग 1.5 गुना, करीब 45% बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हल्दी, अदरक, ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती हैं, उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आयुर्वेदिक समाधानों और भारतीय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेष पेय पदार्थों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स भी आयुर्वेद में नई आशा, नई उम्मीद देख रहे हैं। जो गुरु स्वामी रामदेव हर रोज सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर बताते हैं कि कोरोना से जंग कैसे लड़नी है, और वो आयुर्वेद के रास्ते बताते हैं कि काढ़ा कैसे बनाना है, बताते हैं कि हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है और ये कैसे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। और नरेंद्र मोदी ने यही बात कही, कोरोना से मुकाबले में काढ़े का, हल्दी का, भारतीय जड़ी बूटियों का बहुत अहम रोल है। मोदी ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन वैक्सीन कब आएगी इसकी तारीख कोई नहीं जानता, और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक काढ़ा ही सहारा है। कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आयुर्वेद के उपयोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी का इस्तेमाल आयुष से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी हमारे साथी श्रीपाद जी ने बताया कि इस समय 100 से ज्यादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है। यहां दिल्ली में ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, जैसा अभी आपको विस्तार से बताया गया, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों पर इम्यूनिटी से जुड़े रिसर्च की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टडी हो सकती है। इसके भी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। आने वाले दिनों में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण भी शुरू किए जाने हैं। आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा है। इसके फायदे हजारों हैं, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। ये सर्वसुलभ है, आसानी से मिलता है, गरीब की जेब पर भारी नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर नुस्खे घरेलू हैं, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से बने हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारा अपना है, ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है, हमारे देश का है, जिसे बाकी दुनिया अपना रही है। अमेरिका में, जर्मनी में इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे, लेकिन हम इसे भूल रहे थे। कोरोना ने आयुर्वेद का महत्व सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि भारतवासियों को भी समझा दिया, और नरेंद्र मोदी इसी अवसर का इस्तेमाल आयुर्वेद को एक बार फिर स्थापित करने में करना चाहते हैं। लेकिन दवा आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या यूनानी हो, दवा तो दवा होती है, और तभी ली जाती है जब बीमार हो। और पिछले कुछ दिन से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोग बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं, कोरोना को दावत दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोरोना तब तक आप पर नहीं आएगा जब तक आप इसे लेने नहीं जाएंगे, लेकिन लोग लेने जा रहे हैं, और इसका नतीजा आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। अमेरिका में पिछले 9 दिन से हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं।
2 दिन पहले अमेरिका में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। यूरोप में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में हर रोज 40,000 तक केसेस सामने आ रहे हैं। साउथ अमेरिका और ब्राजील में हर रोज कोरोना के 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। हमारे देश में भी अब हर रोज करीब 50,000 केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है कि कोरोना के प्रति लापरवाही, और हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में। इसीलिए सबसे कहता हूं, निवेदन करता हूं, सावधान रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और इम्यूनिटी को बढ़ाइए। थकिए मत, डरिए मत, और अगर इससे बचना है तो इसके लिए आप स्वामी रामदेव के टिप्स की मदद ले सकते हैं। हर रोज सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव बताते हैं कोरोना से जंग को कैसे लड़ा जाए। राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा का बयान आज दिन भर चर्चा में रहा। उसको लेकर राजनीति भी हुई, कांग्रेस एम्बेरस हुई, दूसरी पार्टियों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। ओबामा ने क्या कहा था और उस पर किस तरह की चुटकी ली गई। पूरे देश में बराक ओबामा के किताब की बड़ी चर्चा हुई, और वो भी इसलिए क्योंकि ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में कुछ लिखा है। ओबामा ने लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे नर्वस और इमैच्योर स्टूडेंट के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो उनमें योग्यता की कमी है। उनमें किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। अब चूंकि ओबामा ने कोई राजनीतिक बात नहीं कही थी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो कांग्रेस के नेता तो इस पर कुछ बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को मौका मिला और सबने मुस्कुराकर कमेंट किए। ये सारी चीज़ें बताने के लिए ओबामा जी की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी के बारे में ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं, क्या लिखा है जो भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप जब वो कर रहे हैं, तो आप देखिए पिछले 5 सालों में या अभी भी पिछले चुनाव को हारने के बाद केवल सुबह से लेकर रात तक मोदी जी पर टीका करना, जितना मन में आया उतना झूठ बोलना, रोज नए नए आंकड़े दे देना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर निर्देश आदेश दिया हुआ है, उसके बावजूद उन्हीं बातों को बार बार दोहराना, ये जो चीज़ें वो करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई पार्टी का नेता इस प्रकार से कर सकता है। मनोज तिवारी ने कहा कि ओबामा ने राहुल गांधी का जो चित्रण किया है वो बहुत शानदार है। मनोज तिवारी ने कहा कि देश के लोग राहुल के बारे में जो बात देसी अंदाज में कहते हैं, वही बात ओबामा ने थोड़े सलीके से कह दी। बहुत अच्छा चित्रण किया है, ये चित्रण बहुत अच्छा है। बहुत घबराए हुए छात्र लगते हैं। बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है वो थोड़ा लेट आई है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लोगों ने तो पहले समझ लिया है। वैसे तो देश में उनको पप्पू कहा ही जाता था, लेकिन जो बराक ने कहा है उसका दूसरा अर्थ पप्पू ही है। बराक ओबामा की बात इससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दुनिया में बहुत समझदार लोगों में माने जाते हैं। 8 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना, और राहुल गांधी से वो एक बार मिले थे। उसके अलावा भी लगता है कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन तो पढ़ी होंगी। राहुल के बारे में ये बातें कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, लेकिन बंद कमरे में कहते हैं। सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। राहुल गांधी की लीडरशिप में हाल ही में जब बिहार में कांग्रेस ने चुनाव हारा, उसके बाद में इस बात पर भी सवाल खड़े हुए कि क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। और बराक ओबामा की बात राहुल को बहुत चुभेगी। इंदौर में एक पुलिस वाले को वर्दी का रौब दिखाना भारी पड़ गया। बेकसूर शख्स को पीटने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कांस्टेबल के दादागिरी की तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे एक पुलिस वाले की करतूत पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर देती है। जाने माने सिंगर सोनू निगम ने यह वीडियो मुझे भेजा और वो जानना चाहते थे, बहुत दुखी थे, कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। हमारे संवाददाता ने जांच की तो पता चला तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। सीसीटीवी फुटेज है। एक शख्स अपनी गाड़ी को सड़क पर रोक देता है और बिना पीछे देखे
गाड़ी का गेट खोल देता है और इस दौरान पीछे से आ रही बाइक सवार से टकरा जाती है। बाइक टकराने के बाद दोनों शख्स गिर जाते हैं और इसके बाद उठकर एक शख्स ने पुलिस वाले का विरोध किया, लेकिन गाड़ी में बैठा व्यक्ति नीचे उतरा और उसने बाइक वाले को पीटना शुरू कर दिया। इस वीडियो की जांच की गई तो पता चला इस तरह की गुंडागर्दी करने वाला ये जो शख्स है वो पुलिस वाला है। गलती उसकी थी, लेकिन वर्दी के नशे में उसने बाइक वाले को पीट दिया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने आज इंदौर में एसपी से इस मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। डेफिनेटली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो हुआ है, और जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था तो उसमें तत्काल जैसे ही डीआईजी इंदौर के संज्ञान में आया था उसी समय जो आरक्षक है कालीचरण उस पर कार्रवाई भी की गई थी और तत्काल उसे सस्पेंड करके उसकी जांच सीएसपी के द्वारा करने के लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। एंड डेफिनेटली जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वेदर इंदौर के या फिर पुलिस मुख्यालय के, अगर ऐसा कोई भी अनुशासनहीनता या फिर कोई अशोभनीय कृत्य कभी भी अगर सामने आता है तो त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की जाती है। इस तरह की हरकत करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पुलिस वाले पूरी की पूरी फोर्स को बदनाम करते हैं। और अब मेरी तरफ से, पूरे इंडिया टीवी परिवार की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस पर्व को जोश से मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन कोरोना है इसका ख्याल भी रखें, पॉल्यूशन है इसका भी ध्यान रखें।